आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 4 का 5th लेक्चर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 4.4, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स P एंड Q, ईच ऑफ रेडियस R एंड कैरिंग करंट I आर केप्ट इन परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। मतलब दो सर्कुलर वायर्स हैं जो कि ऐसे रखी हुई हैं कि दोनों के प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों में करंट फ्लो कर रहा है I, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये एक प्लेन हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा रखा है कि एक प्लेन हॉरिजॉन्टल है जो कि XZ प्लेन में है, दूसरा प्लेन वर्टिकल है जो कि YZ प्लेन में है। तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं। अब आगे बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स। मतलब जो सेंटर है ये, यहाँ पे हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो इसमें दोनों कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पहले ले लेते हैं P, जो P कॉइल है उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं BP। तो वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू, हमें पता है कि एक सर्कुलर कॉइल की वजह से फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का μ0 I अपॉन 2R। रेडियस R है, करंट I है, तो μ0 I बाई 2R। तो यहाँ पे सेंटर पे फॉर्मूला यही होता है। तो B की वजह से ये हो गया। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। B कॉइल है, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी ये हम निकाल चुके हैं कि ये एक सर्कुलर कॉइल है। तो इसमें अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो जो करंट है वो हमको लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P कॉइल, ठीक है। और जो ये वाली कॉइल है Q, इसकी वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, BQ इक्वल टू μ0 I अपॉन 2R। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी। रेडियस भी सेम है, करंट भी सेम है। तो अब ये जो कॉइल है, ऐसे यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि ये दो कॉइलें रखी हुई परपेंडिकुलर, ओरिजिन पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी वजह से ये जो ब्लैक वाली है P मान लो उसको, और जो रेड वाली है वो Q हो गई। तो P वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड Y डायरेक्शन में हो जाएगी, और जो रेड वाली है उसकी वजह से हो जाएगी X डायरेक्शन में, Q, ठीक है। ये हो गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे भी इस कॉइल Q कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, PQ, दोनों परपेंडिकुलर है। अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये, तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कहीं यहाँ पर आएगा, B नेट, और वो कितना होगा, हम ये पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है रूट, दोनों वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो और उसका सम कर दो और फिर रूट ले लो। BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर, ये दोनों बराबर ही हैं तो रख देते हैं इसको हम B ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट 2B स्क्वायर, और B स्क्वायर से B बाहर आ गया रूट, तो ये हो जाएगा रूट 2B। और हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितनी डायरेक्शन है, थीटा ले लेते हैं उसको। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। तो tan थीटा क्या होगा, वर्टिकल वाला अपॉन हॉरिजॉन्टल वाला। तो वर्टिकल वाला BP अपॉन BQ, तो ये दोनों बराबर ही हैं, B अपॉन B, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा। तो हमारा थीटा आ जाएगा 45। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो 45 डिग्री होगी हॉरिजॉन्टल से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ये भी एक लॉ है जो कि बोलता है, पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed loop is equal to μ0 times the net current enclosed by the loop। इसका मतलब है कि अगर हम एक लूप ले लें
कोई भी इमेजिनरी लूप ले लें, जैसे कि ये ले लिया, तो उसके उस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन जो भी होगा वो क्या देगा हमको, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इस लूप के ऊपर, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगी, तो वही मैग्नेटिक फील्ड है ये। और ये डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, dl। अब ये dl क्या चीज़ है, इस लूप के ऊपर किसी पॉइंट पे एक हम छोटी सी लेंथ ले लेते हैं dl, ये dl वेक्टर, और इसी पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी b। तो ये हर पॉइंट पे, इस लूप के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और उसी पॉइंट पे dl जो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और फिर उसको हम पूरे लूप के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये आएगा म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। ठीक है, तो नेट करंट क्या हुआ कि इस लूप के अंदर से कितना करंट पास कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लिया कि एक लूप है और I1, I2, I3 तीन वायर हैं, जो कि दो वायर तो लूप के अंदर से ही जा रही हैं और I3 वाली वायर बाहर से जा रही है। तो यहाँ पे जो I हम रखेंगे वो होगा I1 और I1 माइनस I2, क्योंकि I1 जो है वो बाहर आ रहा है तो हमने बाहर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और तो फिर I2 जो है अंदर की डायरेक्शन, जो करंट अंदर जा रहा है उसकी डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट करंट क्या हो जाएगा, एक करंट बाहर आ रहा है एक करंट अंदर जा रहा है, तो नेट हो गया I1 माइनस I2। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ dl, dl है लेंथ एलिमेंट ऑन द लूप, म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये पढ़ चुके हैं, I है नेट करंट एनक्लोज बाय द लूप। तो इसको हमको यूज़ करना है अलग अलग डेरिवेशंस में, जब आएंगे तो हम देखेंगे कैसे इसको यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अलग अलग केसेस में। ठीक है, तो और एक चीज़ और लिखिए, द लूप कैन बी इमेजिनरी और रियल। लूप कैसा भी हो सकता है, इमेजिनरी, जैसे हमने गॉस लॉ में पढ़ा था, ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। जैसे गॉस लॉ के अंदर हम बोलते थे कि जो फ्लक्स पास करेगा यहाँ से सरफेस से वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q क्या था, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, तो यहाँ पे नेट करंट एनक्लोज बाय द लूप हो गया है। तो थोड़ा बहुत वैसा ही है गॉस लॉ जैसा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम ये करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो यहीं पे देखो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ आ जाएगा, उसको यूज़ करके हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसकी वजह से, एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग बहुत लंबी वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, स्ट्रेट वायर है। तो जैसे कि यही है वायर, बहुत लंबी है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और हमें निकालना है किसी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। तो इस लूप, एक हमने लूप ले लिया जो कि उसी पॉइंट से पास कर रहा है, सपोज ये P पॉइंट है, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट से एक लूप हमने पास करा है जो कि सिमेट्रिकल है अराउंड दैट वायर। तो उस सर्कल, वो जो लूप है वो सर्कुलर है और उसका जो सेंटर है वो वहीं लाई कर रहा है वायर के ऊपर। तो वहाँ से जो पॉइंट P का, वायर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो R ले लिया हमने। इसको हम अगर ऊपर से देखें इस पूरी फिगर को तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा कि एक जो लूप लिया है हमने, ये रहा लूप सर्कुलर और ये रहा P पॉइंट यहाँ पे, और ये वायर है। वायर अगर हम ऊपर से देखेंगे, आसमान से देखेंगे तो वायर हमें पॉइंट जैसा दिखेगी। तो वही पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस R ले लिया हमने। ठीक है, और ये लूप ये ऊपर से देखेगा, ये सारा ये जितना भी है, और ये हम सामने से साइड से देख रहे हैं। ये थोड़ा 3D हो गया ताकि समझ में आ जाए कि वायर कैसी है और लूप कैसा हमने बनाया है, और ये हमने ऊपर से देखा है ताकि हम इंटीग्रेशन लगा पाएँ। तो अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। अब देखो ये B क्या चीज़ है, B है इस पूरे लूप के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड।
लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं, चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले पी पॉइंट पे ही एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी एल, क्योंकि हमको लेना पड़ेगा इस लूप के ऊपर डी एल लेंथ का एक एलिमेंट। तो वो डी एल जो होगा उसकी लेंथ तो ऐसी होगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे टेंजेंशियल होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टेंजेंशियल होगी, क्योंकि हम डायरेक्शन अगर निकालना चाहें वायर की वजह से, अगर हम डायरेक्शन देखें तो वायर, हमने ऐसा पढ़ा था बायोट सवर्ट लॉ में कि अगर हम कोई पॉइंट है, कोई छोटा सा लेंथ, अगर इस पे वायर के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर एक छोटी सी लेंथ ले लें, और पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ से, ये तो छोटी सी लेंथ की डायरेक्शन तो ये हो गई डी एल, और यहाँ से पी पॉइंट की डायरेक्शन उसको वेक्टर लेते हैं आर वेक्टर, तो डी एल क्रॉस आर जो देता है वही हमारा वेक्टर होगा। तो यहाँ से डी एल की तरफ हमने राइट हैंड की उंगलियाँ करी और उसको घुमा दिया आर की तरफ, डी एल क्रॉस आर। डी एल क्रॉस आर किधर देगा, अंदर की तरफ देगा, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो डी एल है ये अलग है, और ये जो डी एल है यहाँ पे ये अलग है। ये वाला डी एल हमारा जो इमेजिनरी लूप है उसका, उसके ऊपर है, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ में जो डी एल लेते हैं वो हम एक जो हमने लूप माना होता है उसके अंदर होता है एलिमेंट ये डी एल। लेकिन ये जो डी एल है जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, वो डी एल एक्चुअल में जो वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर होता है। ठीक है, बायोट सवर्ट लॉ में हमने पढ़ा है ना, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ऐसे कुछ पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक है, तो वो वाला डी एल है ये जो हमने बायोट सवर्ट लॉ में पढ़ा है। तो इसीलिए दोनों डीएल को एक मत समझना, अलग अलग है। ये वाला डीएल लूप के ऊपर है जिस लूप के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और ये वाला डीएल करंट कैरिंग वायर के ऊपर है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होती है। अंदर को होती है मतलब इस पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी, ऐसे अंदर की तरफ होगी। हम यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ पे ऐसी होगी, और पीछे की तरफ निकालना चाहें पीछे की तरफ ऐसी होगी, 1 मिनट, ऐसे होगी, ऐसे। यहाँ निकालना चाहें यहाँ पे ऐसी होगी, यहाँ पर ऐसे, और इस वाले पॉइंट पे, ये सारे पॉइंट लूप के ऊपर लिए हमने, यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। तो अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमको ऐसा ही दिखेगा कि भाई ये जो करंट है ये वायर के अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है प्लेन से, तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की, यहाँ पे देखेंगे तो अंदर की तरफ होगी, तो अंदर को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाली बात। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक टेबल ले लो आप, और इसके ऊपर एक लूप रख दो, और उसमें छोटी छोटी डंडियां रख दो जो कि टेंजेंट बन जाएंगी। टेंजेंट बना लो डंडियों को, ऐसे 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 ऐसे, और इसको अगर ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, और इसको अगर साइड से देखोगे तो टेबल तो ऐसी दिखेगी, और लूप भी उसके ऊपर ऐसे ही दिखेगा, और ये जो वेक्टर है ये अंदर की तरफ हो जाएगा, अंदर, और ये वाला वेक्टर ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ये समझ लो कि आप इमेजिनेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में थोड़ी सी आपको डायरेक्शन निकालने के लिए इमेजिनेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हमने देख लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे ही होगी हर पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लूप के। तो हमें पता चल गया बी और डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। आप चाहे डी एल यहाँ पर ले लो, आप चाहे यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, हर जगह डी एल और बी के बीच में एंगल 0 ही होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी डॉट डी एल, सॉरी अब तो हम डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो एक ही तो करंट है जो इस लूप के अंदर से क्रॉस कर रहा है, तो हमको नेट करंट आई ही लेना है। तो ये हो गया, कॉस 0 तो 1 होता है, और जो बी है वो कांस्टेंट रहेगा इस लूप के ऊपर। इस लूप के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी ड्यू टू सिमिट्री। तो हम उसको बाहर ले लेंगे, बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इंटीग्रेशन डी एल क्या होता है, लेंथ, और लेंथ किसकी, इस लूप की। ये जो डी एल है ये इस लूप के ऊपर लिया था ना हमने, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो इसी की लेंथ आ जाएगी। इसकी लेंथ कितनी है,
पेरीमीटर, पेरीमीटर इस लूप का, सर्कल का, तो 2 पाई आर होता है पेरीमीटर, तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल गई एक वायर से किसी r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे होगी कुछ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टेंजेंशियल का मतलब हुआ कि हर पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर, ये जैसे हमने लूप माना है ना, इसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन सर्कुलर लूप्स अराउंड एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो इसके अराउंड आप कहीं पे भी ले लो, हर जगह, चाहे छोटा सर्कल ले लो, बड़ा सर्कल ले लो, लेकिन होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर होगी। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जैसे मर्जी आप बना लो, जैसे हमने पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत सारे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी होंगी। और वायर से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहें तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, सबके प्लेन एक जैसे होंगे। और थोड़ा ऊपर भी बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, ये लो बना लो, ऐसे बना लो, जैसे बनाना है जैसे बना लो। और ऐसे ही हर पॉइंट पे होगा कुछ ना कुछ, पूरा नीचे जहाँ तक लाइन जा रही है वहाँ तक ऐसे ऐसे सर्कल एग्जिस्ट करेंगे। और सर्कल के मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगी और सब के रेडियस अलग अलग होंगे, बहुत सारी होगी, इन्फाइनाइट, जितने मर्जी बना लो। हमने तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया पी पॉइंट पे। अगर ये पी पॉइंट यहाँ होता, कहीं पास में होता, तो पास पे सर्कल बना लेते हैं, तो वहाँ पे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती, ठीक है। और इसको अगर ऊपर से देखें तो हमें ऊपर से ऐसा दिखेगा कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत सारी होंगी, कैसी, ऐसी होगी, और बना लो ऐसी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड होंगी और अलग अलग पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये हमने कर लिया डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है ये, इसको याद रखना है। तो हमने 2-3 फॉर्मूले कर दिए, एक तो बायट-सवार्ट लॉ और एक सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और एक्सिस पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो भी कर लिया। और ये भी कर लिया वायर की वजह से, इन्फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो ये कुछ फॉर्मूले उसको याद रखने हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी एग्जिस्ट करती है, सर्कुलर लूप्स में ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के कुछ तरीके हैं, कुछ देख लेते हैं। हर केस में अलग अलग तरीका हम लगा सकते हैं, ठीक है। 2-3 तरीके हैं, उसको देख लेते हैं, क्योंकि फिर इससे आपको आसानी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बायट-सवार्ट लॉ में पढ़ा है कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें छोटा सा लेंथ ले लिया dl, और उसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक वेक्टर बना दो r, और dl क्रॉस r जो भी होगा वो जिस डायरेक्शन में आएगा dl क्रॉस r उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमने पढ़ चुके हैं, ये तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर जगह लगा सकते हो आप। लेकिन कहीं कहीं पे हमारे पास ईजी मेथड्स भी होते हैं जिससे कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड जल्दी निकल जाती है। और देखते हैं, एक और चीज़ ये है कि यही सेम वायर ले लो, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से पी पॉइंट पे आर वेक्टर बना दिया। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ना अपना हाथ रखो, कैसा हाथ, राइट हैंड। यहाँ पे लिखा है ना, पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करो, ठीक है, और राइट हैंड ही लेना है। और जो पॉइंट योर फिंगर्स टूवर्ड्स पॉइंट पी, अपनी फिंगर को इस तरफ करो, पी पॉइंट की तरफ, ठीक। ये राइट हैंड है, राइट हैंड का थंब इधर करना है करंट की तरफ, और बाकी फिंगर्स करनी है आपको पी पॉइंट की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां आपका पाम शो करेगा वहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारा पाम कहाँ शो करेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो उसको प्रैक्टिकली अभी,
तो थंब करना है हमको करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स करनी है पॉइंट की डायरेक्शन में, तो जहाँ हमारा पाम शो करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पी पॉइंट पे, तो वो हमारा पाम अंदर शो कर रहा है तो अंदर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक तरीका ये है बायट-सवर्ट लॉ वाला जो कि वेक्टर से देते हैं, और दूसरा ये है कि पाम की डायरेक्शन से देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका भी हो गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही एक वायर ले लेते हैं, ये वायर है तो इस पर करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो क्या लिखा है, पॉइंट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, थंब को आपको करना है करंट की डायरेक्शन में, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो तरीका है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देने का है। ठीक है, ये जो बाकी दोनों तरीके हैं ये तो डायरेक्शन देने के हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता होना चाहिए कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें हमें अगर लाइन का अंदाज़ा आ गया तो हम उसके ऊपर हर पॉइंट पर डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन टेंजेंट होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी टेंजेंट होती है। तो अगर हमें लाइन का अंदाज़ा आ गया, लाइन का पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, तो उसके ऊपर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो क्या है ये कि अपना थंब करो राइट हैंड का, किधर, डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में करना है। ठीक, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब अपना अंगूठा करो जैसे कि आप यहाँ पर है, इसी लाइन को ले लेते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था, हमें पता है कि इसमें की सर्कुलर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो भी पता चल जाएगा कैसे, कि थंब करो अपना इस तरफ ऊपर की तरफ राइट हैंड का, और अपनी ना उंगलियां घुमा दो। तो अपनी उंगलियां कैसी घूम रही, आप अंगूठा बंद कर, मुट्ठी बंद कर दो, अंगूठा ऊपर करो और मुट्ठी बंद कर दो, तो जो जैसे आपकी उंगलियां घूम रही होंगी तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी घूम रही होगी। बस सिंपल, और कुछ नहीं है। तो ये जैसे कि ये है तो ऐसे घूम रही होंगी आपकी उंगलियां। यहाँ पे बना नहीं पा रहा, मैं एक काम करता हूँ, एक अंगूठा ही रख देता हूँ, एक पूरा हाथ ही रख देता हूँ। तो जैसे ये हमने एक राइट हैंड बना रखा है, अंगूठा है, थंब है ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन में, और जैसे हमारी उंगलियां घूम रही हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की लाइंस पता चल जाती हैं, फिर हम डायरेक्शन तो कहीं भी निकाल सकते हैं। तो अगर करंट ऊपर जाएगा तो हमें थंब करना है ऊपर की तरफ, तो हमारी जो उंगलियां हैं वो घूमेंगी ऊपर से देखते हुए एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए जो लाइंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर करंट नीचे जाएगा तो हम कर देंगे थंब नीचे की तरफ, तो हमारी जो उंगलियां हैं वो घूमेंगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी के भी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4.8 देखते हैं। इसमें बोल रहा है फिगर 4.15 शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए। तो एक वायर है हमारे पास, बहुत लंबी ऐसी वायर है, हॉरिजॉन्टल बना रखी है इसने। तो उसका बोल रहा है उसका जो रेडियस है, उसका जो क्रॉस सेक्शन का रेडियस है वो है ए, कैरिंग स्टडी करंट आई। तो उसके अंदर पूरा करंट फ्लो कर रहा है आई। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इसका मतलब हम समझेंगे, अभी पढ़ लेते हैं पहले। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए। मतलब ये बोल रहा है कि एक वायर है, इसको हम थोड़ा वर्टिकल बना लेते हैं और ऐसा बना लेते हैं कुछ, ये थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये मान लेते हैं एक वायर है, मतलब ऐसी वायर है, ये क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने। तो इसमें हमने ये ले लिया इन्फानाइट वायर, बहुत लंबी वायर है। ठीक है, ये ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, बहुत लंबी वायर है। इसके बीच में कहीं हमने क्रॉस सेक्शन मान लिया ऐसा। उसका रेडियस इसने दे रखा है ए रेडियस दे रखा है। ठीक, फिगर में भी दे रखा है। फिगर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि पता नहीं चल रहा कि वायर का ये
कैसा क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा ऐसा देख लेते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि भाई जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अब इतनी मोटी वायर है, थोड़ी मोटी होगी क्योंकि रेडियस दे रखा है वायर का, तो इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि एक पाइप में पानी फ्लो करता है, तो वो पानी की तरह ही करंट फ्लो कर रहा है, चारों तरफ पूरे में फैला हुआ है करंट। ठीक, तो अब उसने बोला है कि जो करंट है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर पानी, जैसे कि पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी की वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है। तो वैसे ही है कि करंट जो चल रहा है वो बराबर चल रहा है, कहीं पे ज़्यादा कम नहीं है, हर जगह बराबर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करंट की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है, कहीं पे ज़्यादा कम नहीं है, बराबर है हर जगह। तो पानी की तरफ फ्लो कर रहा है, जैसे पानी की वेलोसिटी सेम है हर पॉइंट पे। तो अब उसने ये बोला है कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए। तो ए से छोटे वाले रीजन में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मतलब एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि यहाँ से आर है, और उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है, तो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से वही चीज़ है, ये हमें अगर यहाँ पे निकालना है तो एक सर्कल ले लो। एक मिनट, थोड़ा ठीक बना लेते हैं इसको, एक सर्कल मान लेते हैं। चलो यही मान लो, ये आर हमारा, ये डिस्टेंस है, इसको आर ले लेते हैं। ठीक, और ये जो आर है ये ए से छोटा है, मतलब हमारा जो पॉइंट है पी वो अंदर है वायर के, तो हमें अंदर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा पार्ट है कि आर ग्रेटर देन ए, मतलब बाहर निकालनी है। तो अंदर कैसे निकालेंगे, इसी लूप के ऊपर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा दें। ठीक है, तो लगा लेते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई तो इसके अंदर करंट है, तो आई नेट। ठीक है, आई नेट का मतलब इस लूप के अंदर कितना करंट है। ये जो करंट है आई, टोटल करंट है आई, ये पूरे वायर पे फैला हुआ है, लेकिन इस लूप के अंदर कितना फैला हुआ है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो ये समझ लो कि 5 लीटर पानी फ्लो कर रहा है पर सेकंड यहाँ से पूरे पाइप से। तो अगर आप इतना एरिया लोगे तो उस एरिया में तो कम पानी फ्लो कर रहा होगा, तो वही हमको निकालना है कितना पानी या कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो करंट है, करंट वो इस पूरे एरिया के ऊपर फैला हुआ है, तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे क्योंकि जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आई करंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पाई ए स्क्वायर, पूरे एरिया पे फैला हुआ है करंट, कितना, पाई ए स्क्वायर पे आई करंट फैला हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर पे कितना करंट फैला होगा, पाई आर स्क्वायर मतलब ये जो एरिया है, जो हमने लूप लिया है उसका एरिया, तो पाई आर स्क्वायर पे करंट फैला होगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो ये पाई कट गया, तो आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इतना करंट होगा जो कि उस लूप के अंदर से पास कर रहा होगा, तो यही करंट है हमारा आई नेट। ठीक है, तो इसको हमको वहाँ रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस लूप को हम अगर ऊपर से देखें, सिर्फ इस लूप को या फिर पूरी फिगर को हम ऊपर से देखें, तो इसको हम बना लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बना लेते हैं। अगर हम इस पूरी वायर को अगर ऊपर से देखें तो उसका रेडियस तो ए है, लेकिन हमको आर डिस्टेंस पे निकालना है सेंटर से। तो इस पूरे जो ये ए रेडियस का जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है पूरा आई। तो इस इतने एरिया से, इस लूप के हमने जो माना है, जिस पे हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं, उस लूप में से कितना करंट फ्लो करेगा वो हमने निकाल लिया। कितना है ये, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड भी तो देखनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री कैसी होगी, वैसी होगी।
जैसे हमने निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की करंट की तरफ अंगूठा करो और जैसे आपकी उंगलियां घूमेंगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट की तरफ उंगलियां कर दो और हमारी जो करंट की तरफ थंब कर दो राइट हैंड का, और हमारी फिंगर्स घूमेंगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी ये जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी ये ऐसी एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये यही लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगी, और किसी पॉइंट पे निकालना हो तो टेंजेंट टेंजेंट। ठीक, अब उस टेंजेंट पे यहाँ पे छोटा सा लेंथ लेना पड़ेगा dl। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल गई टेंजेंट है, और dl की डायरेक्शन वो भी टेंजेंट होती है, छोटा सा जो लेंथ है उस कर्व के टेंजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन b dl cos 0 अगेन। ये वैसे ही है डेरिवेशन जैसे हमने की थी, ये इसको आप डेरिवेशन ही मानो, एग्जाम्पल मत मानो, क्वेश्चन मत मानो, डेरिवेशन ही है ये कि किसी वायर है, कोई वायर का रेडियस है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसके बाहर कितनी होगी। तो बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट, अब उसके अंदर आई नेट कितना लेना पड़ेगा हमको, निकाला हमने आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कॉस 0 1 होता है, बी जो है वो हर पॉइंट पे सेम होगा ड्यू टू सिमेट्री, तो इसीलिए वो बाहर आ जाएगा इस लूप के ऊपर। इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, बस डायरेक्शन अलग अलग होती जाएगी। कहीं पे भी आप डायरेक्शन देखो तो ऐसे बना लो, ये बना लो टेंजेंट, जैसे हमने पहले किया था वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होंगी। तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब dl का मतलब इंटीग्रेशन dl लेंथ देगा, लेंथ किसकी आएगी, उस लूप की जिस पे हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं, तो उसकी लेंथ क्या है 2 पाई आर। तो b इंटू, यहाँ लिख लेते हैं, b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो एक आर और एक आर कट गया, और तो फिर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए। ये आ गया, ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर के अंदर कितनी होगी। ठीक, अब हम देखते हैं, हमसे दूसरा पार्ट पूछा गया है बाहर कितनी होगी। तो बाहर के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप ले लेंगे बाहर ले लेंगे, इसके बाहर लूप यहाँ पे। अब यहाँ पे है हमारा कोई पॉइंट, मान लो अब हमारा पॉइंट यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो उस पॉइंट को मान लेते हैं, कुछ मान लो आर, मान लो आर मत मानो, एम मान लो, एम। ठीक है, एम पॉइंट पे निकालना है और उसका रेडियस अब ये रेडियस है आर। ठीक, तो इसी को हम ऊपर से देखेंगे तो हम क्या बना सकते हैं, अब हमारा ये थोड़ा बड़ा हो गया, बाहर आ गया लूप। तो एक्चुअल में जो वायर का सरफेस है, वायर का एरिया है, वो ये वाला है जिसका रेडियस ए है। ठीक है, और दूसरा एक इमेजिनरी लूप लिया है हमने जिस पे एम्पेयर सर्किटल लगाया था, वो एक अंदर है और एक बाहर है, ये भी इमेजिनरी लूप लिया है। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट है एम, उसका रेडियस आर हो जाएगा, और उसके ऊपर भी अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते हैं बाहर की तरफ। वो कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, अगेन अंगूठा करना है हमको करंट की तरफ, और जैसे हमारी उंगलियां घूमेंगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ पे भी अगेन एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट होगी बी। कहीं पे ही बना लो बी, एक मिनट यहाँ बना लो बी हो जाएगा, ये बना लो, कहीं पे बना लो, हर जगह टेंजेंट होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम अगर छोटा सा लेंथ ले लें तो dl, जो कि हमें एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाने के लिए लेना पड़ता है dl। तो अब दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल अगेन 0 है। तो ये हमने पहला पार्ट किया, इसको लिख लेते हैं पहला पार्ट r लेस देन a। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आ जाओ।
आर अगर ग्रेटर देन ए, ठीक, ग्रेटर या इक्वल ले लो, चलो ग्रेटर या इक्वल टू ए। अब यहाँ पे तो इंटीग्रेशन एम्पेयर सर्किट वाला लगाएंगे, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अब अगेन बी और डी एल के बीच में एंगल 0 है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट और आई नेट। इस लूप के अंदर कितना करंट है एनक्लोज्ड, ये पूरा ही करंट एनक्लोज्ड है, मतलब जितना करंट वायर में फ्लो कर रहा है वो सारा करंट इस बड़े वाले लूप के अंदर आ रहा है। तो बड़े वाले लूप के अंदर कितना करंट पास कर रहा है, वो सारा ही करंट पास कर रहा है, तो उसको आई ले लेंगे हम, ठीक है। तो अब इसको लिख लेंगे बी अगेन कांस्टेंट है इस लूप के ऊपर, ड्यू टू सिमेट्री मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी पूरे लूप के ऊपर। तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, एक मिनट, इंटीग्रेशन डी एल कॉस 0 1 होता है इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डी एल अगेन वही है, इंटीग्रेशन डी एल क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस लूप विल बी 2 पाई आर पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो हमने निकाला था वायर की वजह से, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो एक्चुअल में वही चीज़ है, ये वायर के बाहर है तो बाहर तो वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अंदर क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये वही बात। अब एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी। अगर हम बोलें कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो, 0 डाल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आएंगे आर बढ़ेगा, तो ये आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो रेडियस है आर, उसके बीच में कैसा रिलेशन है, वो लीनियर रिलेशन है, हम देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, बस जो आर और बी और आर के बीच में एक लीनियर रिलेशन है। तो फिर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा अंदर की तरफ। अगर अंदर की बात करें तो ग्राफ बिटवीन बी एंड आर विल बी स्ट्रेट लाइन। और बाहर की बात करें तो बाहर कैसा ग्राफ होगा, बाहर तो ऐसा होगा कि आर बढ़ाएंगे तो बी कम होता जाएगा और ये कुछ कर्व आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे ग्राफ बनाएं, एक मिनट, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आर। तो सेंटर पे तो 0 है, और उसके बाद धीरे 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 बढ़ेगा, और कहाँ पे जाके ये मैक्सिमम हो जाएगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, सॉरी कैपिटल आर नहीं, ए ले लो, क्योंकि रेडियस उसका ए है ना, तो हमने उसको ए ले लिया। तो ए पे जाके वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद तो कम होना ना, क्योंकि पॉइंट बाहर आ गया, फिर पॉइंट बाहर आ गया तो फिर ये धीरे 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 कम होता जाएगा। तो बाहर हमारा कर्व्ड है, कर्व बी और आर के बीच में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, और अंदर है लाइन जिसमें कि आर बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, सरफेस पे वायर का जहाँ पे रेडियस है, जहाँ तक वायर जा रही है, जितना रेडियस है वायर का, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे बी मैक्सिमम, और बी मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, आर की जगह ए रख दो, यहाँ पे आर की जगह ए रखेंगे तो, एक मिनट सॉरी यहाँ पे कोई गलती हो गई है, ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर आएगा यार, ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसीलिए। तो अब ये देखो यहाँ पे आर की जगह हम ए रख देंगे, कहीं पे भी रख लो, यहाँ पे रख लो आर की जगह ए, तो कितना आ जाएगा, बी मैक्सिमम विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये आ गई मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और ये कितने पे होगा, एट
आर इक्वल टू स्मॉल ए। सरफेस ऑफ वायर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, इसको आप याद रखना। और अंदर जो है वो लाइन से वेरी करती है, स्ट्रेट लाइन लीनियरली वेरी करती है, और बाहर वो एक हाइपरबोलिक कर्व में वेरी करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड क्या होता है? मतलब आपने स्प्रिंग देखी होगी, तो वही उसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। अगर उसके अंदर हम करंट डाल दें तो स्प्रिंग ही सोलेनॉइड है। अगर हम उसको किसी सर्किट में यूज़ करें या फिर उसके अंदर करंट डाल दें, आमतौर पे जो हमारे पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर करंट तो नहीं होता ना, लेकिन अगर करंट आ गया तो वो सोलेनॉइड ही, उसका नाम चेंज हो जाएगा बस। वैसे स्प्रिंग जैसा ही है वो। ठीक है, तो ये जैसे हमने यहाँ पर बना रखी है एक स्प्रिंग जैसी है, एक थोड़ा लंबी सी स्प्रिंग ले लो, तो अगर उसके अंदर करंट डाल देंगे तो उसका नाम बदल हो जाएगा सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आइडियल सोलेनॉइड और एक रियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है? जिसमें आइडियल सोलेनॉइड वो होता है जिसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये जो स्प्रिंग होती है जो भी है, इसमें सर्कुलर होता है ना, ये सर्कुलर स्प्रिंग, उसका रेडियस। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो रेडियस है आर, और इसकी कुछ लेंथ होगी, लेंथ। तो अगर हमारा रेडियस आर बहुत छोटा है एल से, तो हम बोलेंगे आइडियल सोलेनॉइड है वो, और जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे रियल सोलेनॉइड है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। आइडियल का मतलब जहाँ पर रेडियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। तो हमें अब क्या करना है? हमें निकालना है सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहाँ पे? अंदर बाहर तो चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो निकल जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो पता करना है, वो निकालना है। और इसको भी हम निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है सोलेनॉइड के, आइडियल सोलेनॉइड के अंदर। तो कैसे निकालें? तो देखो, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लूप ले लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लूप को हम क्या डाल देते हैं इसके अंदर। अब कैसे डालते हैं? ऐसे डालते हैं। अब देखो ये चीज़ क्या चीज़ है, क्या है ये है कि जैसे मान लो कि इस सोलेनॉइड को हम निकालेंगे आइडियल सोलेनॉइड के अंदर, क्योंकि रियल सोलेनॉइड में निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको तो हम एक्सपेरिमेंटली यूज़ करते हैं, उसका कोई खास यूज़ भी नहीं है। हमारे कोर्स में ज़्यादा आइडियल सोलेनॉइड ही है। ठीक है, अब देखो आइडियल सोलेनॉइड में अगर हम पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देख लेते हैं जैसे बना रखी है। तो इसमें देखो करंट घूम रहा है, स्प्रिंग जैसे घूमती रहती है, उसका वायर घूमता है, तो करंट भी तो घूमेगा। अगर हम करंट डालेंगे तो करंट भी घूमेगा। करंट कैसे घूमेगा? सर्कुलर सर्कुलर घूमेगा। ठीक है, तो सर्कुलर घूमेगा, तो हम क्या करेंगे उस सर्कुलर के डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पढ़ी थी ना, ये हमने पढ़ा था ना, एक सर्कल है, तो अगर इसमें ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाएगी, और अगर यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, बस। मतलब अगर हम ऐसे ले लें इसको मैं और ढंग से बनाता हूँ। चलो, अगर हम एक सर्कल ले लें और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? वो बाहर की तरफ हो जाएगी, बाहर। और इसका मतलब डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ। ठीक, और अगर हमारा लूप में क्लॉकवाइज करंट है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो हम कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने निकाला था, यूज़ किया था ना वो, कि भाई अंगूठे को कर दो करंट की तरफ और अपनी फिंगर्स कर दो पॉइंट की तरफ जहाँ पे निकालना है।
तो हमारा जो पाम होगा वो कहाँ शो करेगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो उसी मेथड से निकाला है हमने ये भी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर या फिर बाहर या फिर अंदर ऐसे में, तो उसी मेथड का यूज़ करके यहाँ पे भी लगाया है। तो सोलेनॉइड में अगर करंट घूम रहा होगा ऐसा कुछ, या तो फिर देखो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इधर या तो अंदर होगी या तो बाहर होगी, यही तो होगा ना। तो या फिर यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड या तो राइट साइड में होगी या तो लेफ्ट साइड में होगी। स्प्रिंग को हमने लेटा के देख लिया, ठीक। तो अभी ये जो करंट है ऐसा माना है, यहाँ से ज़्यादा इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ये समझ लो कि या तो ये राइट साइड में होगी या तो लेफ्ट साइड में होगी, होगी तो स्ट्रेट ही, ठीक है। अगर हमारा सोलेनॉइड आइडियल है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही होगी स्ट्रेट अंदर, और उसके बाद बाहर निकलेगा तो फिर ये जहाँ पे सोलेनॉइड खत्म होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी और फिर घूम के ऐसे आएगी। यहाँ पे रियल सोलेनॉइड के अंदर देख लेते हैं। तो देखो अंदर ये रियल सोलेनॉइड है, स्प्रिंग छोटी स्प्रिंग है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी और उसके बाद घूम के वापस ही तो आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा सर्कुलर होती हैं, सर्कुलर नहीं मतलब क्लोज बनाती हैं, कहीं भी टूटती नहीं है वो, ठीक है। तो ये घूम के वापस ही आएंगी। तो यहाँ पे भी घूम के वापस आएंगी, लेकिन इतना बड़ा है नहीं हमारे पास यहाँ पे स्पेस, इसलिए आप ये समझ लो कि जो रेड लाइन है ये ऐसे जा रही है ऊपर और घूम के कहीं से घूम के ये वापस यहीं पे ही आएंगी, ठीक है। तो लेकिन अंदर कैसे होंगी, स्ट्रेट, और बाहर कैसे होंगी वो तो फिर कर्व होंगी, ठीक। इसी को इमेजिन करके देखो, इसी की स्प्रिंग को थोड़ा लंबा करते जाओगे तो फिर ये जो पोर्शन है अंदर वाला ये स्ट्रेट होता जाएगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि ये सोलेनॉइड इतना लंबा है और हम पॉइंट ले रहे हैं कहीं बीच में, ये पोर्शन ले रहे हैं यहाँ पे कहीं, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट है, ठीक है, और सोलेनॉइड आइडियल है। तो हमने ये देखो उसी का डायग्राम बना दिया, इतने से पोर्शन का डायग्राम बना दिया, छोटा सा पोर्शन ले लिया और उसी को हमने जूम करके यहाँ पे बना दिया। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, स्ट्रेट है और बहुत लंबा सोलेनॉइड है ये। और हमने एक छोटा सा लूप ले लिया, इसको हमने कैसे डाला, ऐसे डाला, जैसे कि इसको साइड से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो आपको गोल गोल दिखेगा, ये गोल गोल दिख रहा है, ठीक। ये गोल गोल दिखेगा तो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, लूप ऐसे डाल दो, ये लो, ये डाल रखा है लूप। तो यहाँ पे D, C है और यहाँ पे हो जाएगा A, B, ठीक है। तो इसी को हमने साइड से, सामने से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे भी लूप डाल देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे लूप डाला है, ये वाला ऐसा लूप डाल दिया। तो ये रहा वो C और ये है D पॉइंट, और यहाँ पर ये B है ये वाला और ये है A। इसी लूप का, लूप मतलब ये एक इमेजिनरी लूप ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो उसी को मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे साइड से देखेंगे तो हमें सर्कुलर दिखेगा सोलेनॉइड, स्प्रिंग तो सर्कुलर दिखेगी साइड से देखेंगे तो, और उसके अंदर लूप हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, जिसमें कि ऊपर वाले पॉइंट ये D और C वाला D के पीछे है और जो B है वो A के पीछे है, A वाला पॉइंट, ठीक है। ये मतलब यहाँ से साइड से देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये वाला, ये ऐसा है कुछ। तो हमने पूरा स्प्रिंग नहीं बनाया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो बस आप यह देखो कि एक लूप है जिसको हमने इमेजिनरी मान लिया और वो आधा अंदर डाल दिया, ठीक है, सोलेनॉइड के। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, बस। और ये डॉट डॉट क्या चीज़ है, ये डॉट डॉट वो है जैसे स्प्रिंग है ना, वो स्प्रिंग की वायर है, वो स्प्रिंग की वायर घूम के ऐसे आती है ना, जैसे ऐसे ऐसे घूम के आती है स्प्रिंग। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे एक इमेजिन कर लिया कि इसको काट दिया। तो देखो ऐसे कर लो, ये तो करंट की डायरेक्शन थोड़ी उल्टी सी हो गई, एक मिनट। तो मैंने इसको दोबारा बना दिया समझने के लिए कि जैसे कि ये आप साइड से देखोगे सोलेनॉइड को तो आपको ऐसे सर्कुलर दिखेगा और उसमें करंट ऐसे घूम रहा होगा, कहीं घूमते घूमते वो आगे जा रहा होगा, ठीक है, स्प्रिंग में जैसे जाता है। तो अब हमने ये लूप मान लिया ABCD वाला, जो कि थोड़ा आधा अंदर है आधा बाहर है, और ऐसे बीच में डाल रखा है, इमेजिनरी है। तो इसी को हम अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और देखो इसमें जो है करंट, इस लूप में करंट अंदर घुस रहा है। जो तारें होंगी, जैसे आपने कुछ लूप माना तो उसकी जो स्प्रिंग की तारें हैं, स्प्रिंग वायर्स हैं, तो कुछ अंदर ही तो घुस रही हैं उसमें, ठीक है, और बाहर वो नीचे से निकल रही हैं, यहाँ से करंट ऐसे निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लूप है उसके अंदर
करंट यहाँ से घुस रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। तो आप अगर सामने इधर से देखेंगे तो हमको ये दिखेगा, सामने से देखेंगे ना तो हमको ये दिखेगा कि उसमें से करंट ऐसे आ रहा होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ठीक। और हमने क्या किया, इस लूप में एम्पियर सर्किटल लॉ अब लगाएंगे, ठीक है। तो लगाते हैं इसमें, तो फिर ठीक है, चलो इस लूप के ऊपर लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये तो हमने पढ़ा ही है, एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू म्यू नॉट नेट करंट इनसाइड द एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो अब हम क्या करेंगे, इस लूप को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे, क्योंकि ये एक रेगुलर लूप तो है नहीं, तो टुकड़ों में तोड़ना ज़्यादा अच्छा है। कि एक सर्कल होता तो हम सब पे लगा लेते एक साथ, पूरे सर्कल पे। सर्कल क्यों नहीं लिया उसका भी मैं बताऊंगा रीज़न। ये एक स्क्वायर लिया है ताकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आसानी से निकल जाए। अब देखो, इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ए बी पे प्लस इंटीग्रेशन बी सी पे बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन सी डी बी डॉट डी एल और इंटीग्रेशन डी ए बी डॉट डी एल, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई। अभी देखेंगे उसमें कितना करंट है। आई एक्चुअली, आई तो चलो वायर के अंदर है, लेकिन इस लूप के अंदर कितना है, जितने ये स्प्रिंग की वायर, जितने सोलेनोइड की वायर अंदर घुस रहे होंगे उतना टाइम्स आई, क्योंकि हर वायर में करंट आई सब में आई, तो यहाँ पे भी तो आई सब में आई। तो कितनी वायर होंगी ये, तो वो हमको देखना पड़ेगा। आई नेट लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, आई नेट। इसकी लेंथ भी ले लेते हैं, स्क्वायर लूप है, इसकी लेंथ ले लेते हैं एल, स्मॉल एल ले लेते हैं, चलो ठीक है। और ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ यहाँ पे भी, इसकी लेंथ एल ले लेते हैं, स्मॉल एल। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि ए बी वाले पोर्शन में, ए बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ए बी वाले लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो राइट साइड है, और जो हम इसकी डीएल, इसके ऊपर डीएल लेंथ लेंगे उसकी डायरेक्शन भी राइट साइड है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 ए बी के ऊपर प्लस दूसरा वाला देखते हैं क्या है, जो बी सी है, देखो बी सी, इस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो राइट साइड है, लेकिन जो लेंथ है डी एल वेक्टर लेंगे, छोटा सा कुछ भी ले लें अगर यहाँ पे हम, तो वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इसीलिए ये 90 डिग्री हो जाएगा बी सी वाले पे। तो इंटीग्रेशन बी सी बी डी एल कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन सी डी बी डी एल कॉस थीटा। और थीटा का नहीं पता, एक मिनट, सी डी वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। मैं बताता हूँ, देखो कैसे। जो आइडियल सोलेनॉइड है उसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये तो आगे से घूम के आएंगी ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये तो आगे जा रही है, और आगे से घूम के आएंगी, कहीं से आएंगी, यहाँ से आएंगी, ऐसे करके आएंगी, पूरा घूम के आएंगी पीछे से। तो रास्ते में तो यहाँ इसके जस्ट बाहर देखेंगे, लूप मैंने बड़ा बनाया लेकिन छोटा ले लो उसको, ठीक है। ये जो सी डी लाइन है इसके जस्ट बाहर है, ये तो बाहर है, तो वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगी आइडियल सोलेनॉइड के केस में। तो इसीलिए ये जो लाइन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये आगे से घूम के आएंगी और फिर ऊपर से भी घूम के आएंगी, ऊपर से। और वहाँ पे हमारा लूप है ही नहीं। हमारा लूप कहाँ है? हमारा लूप तो काफ़ी क्लोज है इन वायर्स के, इसीलिए इसके सीडी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए
सी डी वाले पोर्शन पे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। तो ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, बी ज़ीरो है वहाँ पे, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड। और दूसरा वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसके आगे है डी ए। डी ए को देख सकते हैं कि उसमें भी हमारा जो एंगल है वो कितना है। डी ए में मैग्नेटिक फील्ड है राइट की तरफ और जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है, तो एंगल हो गया 90। तो इस वजह से ये cos 90 ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होगा, ये तो सीधा ज़ीरो हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये तीन चीज़ें तो ज़ीरो हो गई, अब बचा हमारा सिर्फ ए बी, ये तो बहुत ईजी हो गया फिर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ए बी के ऊपर ए बी लिख लेते हैं अभी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, हमने देखा है कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं, तो इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, पैरेलल और स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और डी एल है इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अभी आई नेट भी देखते हैं, लेकिन इसको निकाल लेते हैं। डी एल कितना है, लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, बी इंटू एल। इंटीग्रेशन डी एल मतलब ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ कितनी है, एल हमने लिया है, इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अब आई नेट निकालते हैं। आई नेट क्या है, जितना टोटल करंट इसके अंदर से आ रहा है। ठीक है, अब एक नई चीज़ डिफाइन करेंगे हम, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब स्प्रिंग बनती है ना, तो ये कितने चक्कर मार के, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये कितने चक्कर मारे हैं इसने, चक्कर मतलब कितने टर्न्स बोलते हैं इसको, तो कितने टर्न्स हैं इसके अंदर, वो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड। तो हम यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, मतलब एक लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसको हमने स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मतलब ये क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन ले लेते हैं, अपॉन लेंथ है उसकी एल, तो फिर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन, तो लेंथ हो गई कैपिटल एन एल। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, एन। यही है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमने सोलेनॉइड की लेंथ कैपिटल एल ली थी ना। यहाँ पे देखो, कैपिटल एल ली थी हमने सोलेनॉइड की लेंथ, और नंबर ऑफ टर्न्स हमने कैपिटल एन ले लिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक, वही चीज़ है। अब हम अगर बोलना चाहें कि भाई मतलब पर यूनिट लेंथ, मतलब एक मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन, एक मीटर में स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो 2 मीटर की बात करें तो 2 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, 2n, 5 मीटर में 5n। तो फिर एल मीटर में, क्योंकि इस लूप की लेंथ है स्मॉल एल, स्मॉल एल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, ये आएंगे नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द लूप, कितने हो जाएंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू उसकी लेंथ, लूप की लेंथ, लूप की कितनी लेंथ है, स्मॉल एल। ठीक है, यही चीज, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स उस लूप के अंदर आएंगे, तो फिर कितना करंट आएगा, टोटल करंट। अब अगर एक टर्न में, अगर सपोज यहाँ पे अगर इस लूप के अंदर सिर्फ एक तार आ रही होती, एक तार घुस रही होती, तो एक ही करंट लेते हैं हम, यहाँ पे आई नेट को आई लेते हैं बस। 2 तारें घुसेंगी तो 2 आई लेंगे, 10 तारें घुसेंगी तो 10 आई लेंगे। तो यहाँ पे कितनी तारें घुस रही हैं, n इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न्स जो भी घुस रहे हैं उस लूप में एन एल है।
तो टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप कितना हो जाएगा, NL I, क्योंकि NL तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए जो भी उस लूप के अंदर है, और I क्या है, करंट एक एक तार के अंदर, ठीक है, हर तार में I करंट है, तो ऐसे हमारे पास कितने टर्न्स है लूप के अंदर, NL, तो NLI इज द टोटल नेट करंट, तो I नेट ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा BL इक्वल टू म्यू नॉट, I नेट कितना है, NLI, L से L कट गया तो B कितना आ गया, म्यू नॉट NI। तो हमको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इसमें N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसको ऐसे भी लिख लो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, ये चीज है। अब ये हमारा आ गया फॉर्मूला, तो हमको ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब क्विज़ 4.5 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।